फिनेंशियल असेट्स, जिस इंडेस के अंदर ये आता है उसका नाम है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, इंडेस 109, इंडेस 107 एंड 32। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक करके हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू डिस्कस फिनेंशियल असेट्स। फिनेंशियल असेट सारे प्रोफेशनल लोगों का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। सब यही पूछते हैं तेरे पास फिनेंशियल असेट कितना है और तेरे पास रियल एस्टेट कितना है। बॉम्बे आप चले जाओ, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बॉम्बे में रहते हैं, क्या रियल असेट है क्या फिनेंशियल असेट है, उनका डिस्कशन का एजेंडा ही वही रहता है। सो आज हम लोग फिनेंशियल असेट का डिस्कशन करेंगे। दीज आर दी आउटलाइंस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम, effective interest rate, treatment of loans, reclassification. We'll be understanding them one by one. Let me start with the definition of financial asset. Broadly अगर financial asset को define करें तो broadly यही definition है कि या तो वो कैश है, या contractual right to receive कैश है, या किसी दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर या बॉन्ड में हमने पैसे लगा रखे हैं, यह एक ऐसा असेट है जिसके बदले में हमको कोई दूसरा फिनेंशियल असेट मिलेगा। डेफिनेशन अगर इंडेस की लैंग्वेज में देखो तो फिनेंशियल असेट कंप्राइजेस द फॉलोइंग। आप आज की क्लास में, आज के डिस्कशन में इस 4 को कवर करेंगे। दिस 5th वन विल बी कवर्ड लेटर, सो लेट मी कवर दिस 4, these 4. A financial asset is cash and cash equivalents. A financial asset is equity instrument of another entity. अपने पास रिलायंस की होल्डिंग है, लार्सन की होल्डिंग है, लार्सन एंड टूब्रो की, दैट इज आवर फिनेंशियल असेट। A financial asset is contractual right to receive cash. Let me take the example of a debtor. Yeah, let me take the example of a loan given. अगर हमने किसी को लोन दिया है, it gives us a contractual right to receive cash. अगर हमने किसी को माल बेचा है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। सो डेटर्स एंड लोन्स आर आवर फिनेंशियल असेट्स एंड इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अनदर फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली फेवरेबल टर्म्स। आप एक बार खाली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फिनेंशियल असेट को डिस्कस करने की कोशिश करो, को समझने की कोशिश करो। से वी हैव बॉट सम कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, वी हैव बॉट some convertible debentures, interest free convertible debentures. अब अगर convertible debenture है, CCD, compulsorily convertible debentures, तो हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं, so it's not a contractual right to receive cash. Then what it is? It is a contractual right to get some financial assets अंडर पोटेंशियली फेवरेबल टर्म्स। हमको उस कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे। सो दिस कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर ऑल्सो आवर फिनेंशियल असेट्स। दिस 5th टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, आज एजेंडा में नहीं है, यहां पे डेफिनेशन में है क्योंकि इंडेस 109 में डेफिनेशन में इसको रखा गया है, लेकिन हम लोग आज के डिस्कशन के एजेंडा में नहीं लेंगे। लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। Now I'm writing, I had given some names of assets and we'll be discussing which of them are financial assets, which of them are not. Before that एक बार रिवीजन में और करवा देता हूं, क्या क्या होता है फिनेंशियल असेट। फिनेंशियल असेट कैश, फिनेंशियल असेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, एंड लास्ट वन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू गेट सम अदर फिनेंशियल असेट्स। ये 4 फिनेंशियल असेट की गिनती में आते हैं। नाउ सी दिस एग्जांपल, आप बताइए ये सब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं या नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट्स अ फिनेंशियल असेट। बैंक बैलेंस, फिनेंशियल असेट।
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर फिनेंशियल असेट, लोन रिसीवेबल फिनेंशियल असेट, इन्वेंट्री सर्कल करके डाल रहा हूं, नॉट ए फिनेंशियल असेट, बदले में कैश नहीं मिलेगा, स्टॉक है, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, कपड़ा का स्टॉक है तो बेचेंगे, डेटर बन जाएगा, इट विल बिकम अ फिनेंशियल असेट, टुडे इट्स अ रियल असेट। प्रीपेड एक्सपेंस नॉट ए फिनेंशियल असेट, रुपया वापस नहीं मिलेगा, सर्विस मिलेगा। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल फिनेंशियल असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रियल असेट, इंटेंजिबल असेट रियल असेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अ फिनेंशियल असेट। इनकम टैक्स, ऐसे तो इनकम टैक्स लायबिलिटी है लेकिन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में फर्क होता है, लायबिलिटी के डिस्कशन में आएगा। बट प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में अगर बोले ना तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, असेट साइड की बात, एक दो लायबिलिटी का एग्जांपल वहां आ गया था, फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, इनको अगर आप साइड रख देते हो तो रेस्ट ऑफ द असेट्स आर योर फिनेंशियल असेट्स, एंड इफ इट इज ए फिनेंशियल असेट वी विल बी कवरिंग इट अंडर इंड AS 109। नाउ लेट्स सी कि फिनेंशियल असेट का क्लासिफिकेशन क्या है। फिनेंशियल असेट का क्लासिफिकेशन जब आप लोग, अच्छा आप लोग इस तरह से सोच के चलिएगा कि बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, लोन्स गिवन, लोन्स टेकन फिनेंशियल लायबिलिटी में चला जाएगा, सिमिलर अकाउंटिंग है, बट हम लोग इस तरह की चीजों का अकाउंटिंग कर रहे हैं। दिमाग में इस चीज को रख करके आज की क्लास को करिएगा। ओके, सो लेट अस सी, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिस्टम में इन्वेस्टमेंट या तो लॉन्ग टर्म होता था या फिर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता था। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन प्रिंसिपल अलग अलग होता था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, और जो करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाला होता था उसको कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते थे एग्जिस्टिंग AS के सिस्टम में। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला क्लासिफिकेशन ही नहीं है, क्लासिफिकेशन का तरीका ही एकदम सिग्निफिकेंटली अलग है। आप उसके नाम देखिए, नाम देख करके भी बड़ा अजीब सा लगेगा। पहला नाम है फिनेंशियल असेट which is subsequently measured at amortized cost। amortized cost का कॉन्सेप्ट क्या है हम देंगे, पर ये फिनेंशियल असेट का क्लासिफिकेशन है, फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट amortized cost। सेकेंड, फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, I'll be explaining it, they are the names। and last one is financial asset measured at fair value through profit and loss। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो 3 तरह के फिनेंशियल असेट होते हैं, सिर्फ 3, FVTPL, FVTOCI एंड AC अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। कोई भी फिनेंशियल असेट 3 तरीके का होता है, either it is FVTPL or it is FVTOCI or it is amortized cost। इक्विटी शेयर में हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं होता, दैट इज नेवर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट असेट। क्यों? विल लर्न इन टुडेज डिस्कशन ओनली। इक्विटी शेयर या तो FVTPL होता है या फिर FVTOCI होता है। अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए उसको रखे हैं तो जनरली उसको FVTPL में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने परचेज करके रखा है, ट्रेडिंग नहीं करते हम उसमें, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके रखे हैं, तो पीपल वैल्यू इट और पीपल मेजर इट एट FVTOCI इंस्ट्रूमेंट या एज एन FVTOCI इंस्ट्रूमेंट। इसको अगर इंड AS के लैंग्वेज में मैं बोलूं, ये था सिंपल तरीका।
A trading investment is generally FVTPL and a long-term equity investment is FVTOCI. But if we go into the language of Ind Accounting Standard 109, उसका क्या बोलना है, rather 109, 32 and 107, तो उनका क्या बोलना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, दे से कि ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर FVTPL asset. All equity investments are FVTPL assets. But if the management wants to designate its equity investments as FVTOCI, तो उनके पास एक irrevocable election है करने को, कि वो लोग फर्स्ट डे में ये डिसाइड कर लेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट FVTOCI है. और एक बार अगर उन्होंने इरिवोकेबल इलेक्शन कर लिया तो वो इरिवोकेबल इलेक्शन है माइंडेड. उनको फिर FVTOCI में ही उस इन्वेस्टमेंट को लगातार बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा. इट्स एन इरिवोकेबल इलेक्शन. अदरवाइज आप सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL बोलेंगे. ये इंड AS 109 का लैंग्वेज है. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे मेरे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम सबको FVTOCI बना करके रखे हैं एंड इट्स एन इरिवोकेबल इलेक्शन. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FVTPL एंड FVTOCI? द डिफरेंस इज जस्ट दिस कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट FVTPL है तो मुझे एवरी ईयर एंड उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा और डिफरेंस को PL में भेजना पड़ेगा. मतलब अगर लॉस हुआ तो मेरे PL को हिट करेगा, अगर उसका मार्केट प्राइस गिरा तो मेरे PL को हिट करेगा. और अगर वो FVTOCI इंस्ट्रूमेंट है और मेरे को लॉस हुआ फेयर वैल्यू पे तो उसको भी मेजर करना पड़ेगा, बट लॉस OCI को हिट करेगा, PL का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हिट करेगा. दैट विल हिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. कोई चीज अगर OCI को हिट करता है तो वो इतना बड़ा डरावना नहीं होता है, बिकॉज वो EPS अर्निंग पर शेयर का हिस्सा नहीं बनता. OCI P&L से ही अर्निंग पर शेयर निकलता है, OCI से नहीं. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज FVTPL इक्विटी शेयर्स एवरी टाइम हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और उसका प्रॉफिट लॉस PL में जाएगा. FVTOCI इंस्ट्रूमेंट्स एवरी टाइम उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और प्रॉफिट लॉस OCI में जाएगा. अब आइए वापस से एक बार मैं क्लासिफिकेशन में वापस से डिटेल में चलता हूं. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. ऑल इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट FVTPL होता है, पर मैनेजमेंट अगर चाहे तो इरिवोकेबल इलेक्शन करके उसको FVTOCI बना सकता है इनिशियल में सबसे पहले. नाउ अबाउट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, लोन्स, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर्स छोड़ करके, दे कैन बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, दे कैन बी FVTOCI, दे कैन बी FVTPL. उसको समझने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, आपको यहां पे दो चीजें समझनी पड़ेंगी. वन इज बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड अदर इज कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, CFCT बोलिए, नहीं तो CCFCT बोलिए. Once you understand this particular or these particular two number of test, you will understand the entire classification. बिजनेस मॉडल टेस्ट का मतलब हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है उसको हम मैच्योरिटी तक रखेंगे. जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है उसको हम मैच्योरिटी तक रखेंगे. I have an intention and ability to hold the asset to collect its contractual cash flows till the end. That is business model test. Cash flow characteristic test होता है कि जो असेट है, अच्छा बिजनेस मॉडल आपका बिजनेस मॉडल होता है इन्वेस्टर का. इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि हम इसको मैच्योरिटी तक रखेंगे या नहीं रखेंगे. कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कहता है कि जो असेट है दैट गिव्स, दैट प्रोड्यूसेस, दैट गिव्स राइज टू
payments, cash flows, the asset gives rise to cash flows which are solely the payment of principal and interest on their due dates. कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कहता है कि ये जो असेट है वो जो कैश फ्लो दे रही है हमें, भाई हम अगर फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगाएंगे तो हमको वापस तो कुछ मिलेगा ना जी, तो हमको जो वापस मिलेगा वो सोलली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ही रीपेमेंट है। ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट असेट को पास करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल टेस्ट इन्वेस्टर को पास करना पड़ता है। बिजनेस मॉडल टेस्ट इन्वेस्टर की एबिलिटी होती है कि वो असेट को मैच्योरिटी तक रखेगा या नहीं रखेगा। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट असेट की ताकत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हमें देगी और वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ही रीपेमेंट होगा। एक बार अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, दोनों टेस्ट आपको समझ में आ गया, तब आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एफवीटी ओसीआई और एफवीटी पीएल का डिस्टिंक्शन समझ में आ जाएगा। न्यू थिंग फॉर यू ऑल, वेरी न्यू। एक बार सीखो आज की क्लास में, एवरी टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ओके, आइए मैं आपको दिखाता हूं। कौन सी असेट को बोलेंगे कि दिस इज ए फिनेंशियल असेट विच इज टू बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट? आंसर इज जो दोनों टेस्ट को पास कर जाए। A financial asset will be classified as amortized cost asset if both the following conditions are met. अगर बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास हो जाए और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास हो जाए, मतलब इन्वेस्टर बोले कि हम इस असेट को मैच्योरिटी तक रखेंगे और असेट बोले कि भाई मैं तेरे को जो दूंगी वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ही रीपेमेंट होगा और हम कोई कैश फ्लो नहीं देंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ही कैश फ्लो देंगे। अगर ये दोनों टेस्ट पास हो जाता है देन द असेट विल बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट असेट। नाउ थिंक, अगर हमने किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, 12% डिवेंचर, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज में ही हमने इसको खरीदा, बाद में कम बेसी में खरीदने का बात करेंगे। 1000 रुपीज में हमने इसको परचेज किया, फेस वैल्यू पे परचेज किया, 5 इयर्स का मैच्योरिटी है। अब 5 साल के बाद ये एसेट हम लोगों को वापस 1000 रुपीज का रीपेमेंट कर देगा, रिडेम्पशन का। 5 साल तक हम लोगों को 120 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा और हम लोगों को इस असेट को 5 साल तक रखना है। हम लोग इस असेट को बीच में बेचना नहीं चाहते। अब अगर ऐसा है तो लेट्स एनालाइज दीज टू टेस्ट्स। हम इस असेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, आंसर इज यस। एग्जांपल से कोरिलेट कीजिएगा। ये असेट हम लोगों को जो कैश फ्लो देगा, क्या वो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही है? आंसर इज यस। इफ दोनों का आंसर इज यस, the asset will be measured at amortized cost. हम asset is measured at amortized cost का पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो एक और क्लास का डिस्कशन है। आज तो क्लासिफिकेशन में ही टाइम चला जाएगा, इतना बड़ा इंडेस है। किस असेट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, एक बार क्लोज करिए रिवीजन करके। जिस असेट को हम मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हैं, एंड 2 जो असेट हमको सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो देगा, वो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट होगा ना। इसी के बेस पे आप इस चीज पे दिमाग लगाओ कि एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। कारण यू कैनॉट होल्ड इट टिल मैच्योरिटी, बिकॉज इक्विटी शेयर की मैच्योरिटी होती नहीं है, दे आर परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स। सो एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ओनली लोन्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, रिपीट, ओनली लोन्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स
आर द असेट्स जिनको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एफवीटी ओसीआई। अगर किसी एसेट को एफवीटी ओसीआई बनाना है, उसको भी दो कंडीशन मीट करना होगा। ये वाला कंडीशन सेम है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट सेम है। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखिए, द फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड बोथ फॉर कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट। मतलब अगर जो बॉन्ड, सेम बॉन्ड का एग्जांपल ले रहा हूं, वही पीछे वाले बॉन्ड का, इसी वाले बॉन्ड का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए सब कुछ यही है और मेरे वर्ड्स का डिफरेंस, जो मेरे लैंग्वेज में जो मैं डिफरेंट चीज बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। सेम बॉन्ड है, 12% का बॉन्ड, 1000 रुपीज, 5 साल की मैच्योरिटी। इंटायर एग्जाम्पल इज सेम, बट कोई मेरे से पूछे कि सर आप क्या करना चाहते हो, आई डोंट नो, जब तक इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा, जब मेरा मन करेगा बेच देंगे। सर 5 साल तक रख भी सकते हैं क्या? रख भी सकते हैं। सर बेच भी देंगे बीच में, जब मन करेगा, पैसा का जरूरत पड़ेगा बेच देंगे। मीन्स ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आई एम होल्डिंग इट टिल मैच्योरिटी। आई एम होल्डिंग इट बोथ फॉर कलेक्टिंग कैश फ्लोज एज वेल एज बाई सेलिंग इट। हम बेच भी सकते हैं। और असेट तो बॉन्ड है, नो डाउट। तो असेट तो बॉन्ड है, वो तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास करेगा ही करेगा, लेकिन हम उसको रख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मेरे मन में दोनों हैं। दैट मीन्स दिस असेट इज एन एफवीटी, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम असेट। एंड इन दोनों केस में हमने बॉन्ड का एग्जाम्पल लेकर के समझाया, बिकॉज इक्विटी का तो हम एग्जाम्पल देकर के डिस्कशन को पहले ही क्लोज कर दिए थे। इक्विटी थोड़ी देर के बाद हम एक बार रिवाइज भी करा देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स। अब सोचिए, व्हाट इज एन एफवीटी पीएल इंस्ट्रूमेंट? तीसरा वाला यहां पे लिखा हुआ है, a financial asset will be measured at fair value through P&L unless it is measured at amortized cost or at FVT OCI। मतलब any asset, any bond asset जो FVT PL माने जो FVT OCI भी नहीं है और amortized cost भी नहीं है, वो FVT PL है। मतलब मान लीजिए एक बॉन्ड का ट्रेडर है, एक बॉन्ड का ट्रेडर है, आज बॉन्ड खरीदता है, परसों बॉन्ड बेच देता है। आज खरीदता है, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन के बाद बॉन्ड को बेच देता है। मतलब वो सेल करके ही अपना पैसा रियलाइज करने वाला है। ट्रेडर है वो बॉन्ड में, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, वो बेच करके बाहर निकल जाएगा। उस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है, उस तरह का जो फिनेंशियल एसेट है, दे आर मेजर्ड एट एफवीटीपीएल। So if you talk about, close कर रहा हूं डिस्कशन को, if you talk about bonds and debentures, amortized cost पे वो कब मेजर होंगे? अगर हम उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। एफवीटी ओसीआई की तरह वो कब मेजर होंगे? अगर हम इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और मन करेगा तो बेच भी सकते हैं। एफवीटीपीएल कब बनेंगे? जब हम उनको ट्रेडिंग करने के लिए होल्ड करके रखते हैं। इंड एज देखोगे तो वो यही बोलता है, इफ इट इज नॉट एफवीटी ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट देन इट विल बी एन एफवीटीपीएल। हम उसको इजी करके बता रहे हैं आपको। हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेने के लिए भी एसेट को रखा है, बेच भी सकते हैं एफवीटी ओसीआई, हम ट्रेड करने के लिए बॉन्ड होल्ड करके रखा है एफवीटीपीएल। दी एंड। अब आया इक्विटी का रिपीट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2 ही हो सकता है, एफवीटीपीएल या फिर एफवीटी ओसीआई। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैच्योरिटी उसकी होती नहीं है, मैच्योरिटी तक आप होल्ड कर नहीं सकते। कब इक्विटी इन्वेस्टमेंट एफवीटीपीएल होगा? जब हम उसमें ट्रेड करते हैं। कब इक्विटी इन्वेस्टमेंट एफवीटी ओसीआई होगा? जब हम एक इरिवोकेबल इलेक्शन कर लेंगे कि भाई हमको तो मेरा इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एफवीटी ओसीआई करके ही मेजर करना है। और वही रिवोकेबल इलेक्शन कब करना होगा? एट द बिगिनिंग।
ज्यादातर लोग जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग एफवीटी ओसीआई का इरिवोकेबल इलेक्शन करके रखते हैं. लेट मी शो यू द लैंग्वेज. एन एंटिटी may make an irrevocable election at initial recognition for a particular investment in equity instrument that would otherwise be measured at FVTPL to present subsequent changes in fair value through OCI. So with this, the classification discussion is over. Accounting mismatch story. Let me see if you can understand it or not. कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखें तो वो इंस्ट्रूमेंट एफवीटी ओसीआई या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बन रहा है, ये दोनों बन रहा है, दोनों में से कोई भी एक बन रहा है. लेकिन अगर आप ये करते हैं तो देयर विल बी एन अकाउंटिंग मिसमैच. क्यों, कैसे? मान लीजिए वो जो असेट है ना जिसमें आपने पैसा लगाया, वो किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए लगाया है, माने देयर इज सम लायबिलिटी, उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए आपने असेट में पैसा लगाया है. अब वो लायबिलिटी जो है वो एफवीटीपीएल वाली लायबिलिटी है ना. अगर लायबिलिटी एफवीटीपीएल वाली लायबिलिटी है और असेट को आप किसी दूसरे तरीके से मेजर करेंगे तो लायबिलिटी और असेट का मिसमैच होगा. इस तरह के लायबिलिटी और असेट का मिसमैच को एलिमिनेट करने के लिए अगर आपको किसी असेट को एफवीटीपीएल बोल के डेजिग्नेट करना है तो आप उसको एफवीटीपीएल बोल के डेजिग्नेट कर सकते हो, जो कि नॉर्मली एफवीटीओसीआई या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनने वाला था. इसको बोलते हैं ऑप्शन टू डेजिग्नेट अ फाइनेंशियल असेट एट एफवीटीपीएल. ये एक स्पेशल रूल है. क्या रूल है कि इफ अ फाइनेंशियल असेट विच वुड हैव बीन मेजर्ड आइदर एफवीटीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, but if we do that there will be a measurement inconsistency, then I have an option to designate that financial asset as an FVTPL financial asset. स्पेशल केसेस में यूज होता है, अदरवाइज नॉर्मली जो मैंने पहले आपको एफवीटीपीएल एफवीटीओसीआई वगैरह बताया वो इनफ है. नाउ लेट्स डिस्कस दी trade date and settlement date accounting system and accounting entries of financial assets which are measured at amortized cost, FVTOCI and FVTPL. शुरुआत हम FVTPL की अकाउंटिंग से करते हैं. ओके, सी थोड़ा सा स्पेस मेरे पास यहां लिखने के लिए कम है. आइए मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेड डेट वर्सेस सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम. आई विल कम टू दिस पॉइंट. बिफोर दैट मेरे को बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एफवीटीपीएल असेट बताने दीजिए. अगर हम एफवीटीपीएल असेट पे को परचेज करते हैं, हार्ड कोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एफवीटीपीएल असेट. ओके, अगर हम कोई एफवीटीपीएल असेट अक्वायर करते हैं, मान लीजिए 400 रुपया में कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदे एफवीटीपीएल, और 10 रुपया का मेरा ब्रोकरेज लगा. ₹410 हम पेमेंट किए एंड द डेट ऑफ परचेज इज 24th of March. इंड एस बोलता है
कि 10 रुपया का जो ब्रोकरेज लगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका लगा, वो P&L को हिट करेगा, वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सरप्राइजिंग बट ट्रू। एग्जिस्टिंग एएस में जितना भी पेमेंट करते थे सब कॉस्ट का पार्ट बनता था। इंड एएस बोलता है अगर FVTPL असेट है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल गो टू P&L, ओनली 400 विल बिकम योर असेट। सेकेंड, एवरी रिपोर्टिंग डेट, इसके बाद जब भी ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा। 24 मार्च को खरीदे, मान लीजिए 31 मार्च आया, 31 मार्च को मान लीजिए इस इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस से, दिस इज टाटा स्टील, हमने वन इक्विटी शेयर खरीदा है। 31 मार्च को इसका मार्केट प्राइस हुआ मान लीजिए 490 रुपया। ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में जा रहा हूं, थोड़ी देर रुकिएगा। मार्केट प्राइस हुआ 490 रुपया, तो 90 रुपीज मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को। बैलेंस शीट में द एसेट विल गो अप एंड 90 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो मेरे P&L को क्रेडिट होगा, बिकॉज मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही FVTPL बोल के डेजिग्नेट या क्लासीफाई हुआ है। So FVTPL instruments are, one line, important line, FVTPL instruments are measured at fair values at each year end, and whatever is the difference profit loss arising, that will go to profit and loss account. And what about the transaction cost? Transaction cost will go to P&L separately. P&L में अलग से चला जाएगा, that will not form part of cost of the asset. Got it? Basic accounting system of FVTOCI. अब मैं सेकेंड वाला डिस्कशन कर रहा हूं, बेसिक सिस्टम। इसको हटा दिया। मान लीजिए सेम इक्विटी शेयर टाटा स्टील, सेम एग्जांपल, 24 मार्च 400 रुपया में खरीदा, 10 रुपया का ब्रोकरेज दिए, एंड ये मेरा FVTOCI है। दिस इज माई FVTOCI 1। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये असेट के लिए किया हुआ पेमेंट दोनों मिला करके असेट में डेबिट होगा। Transaction cost will not go to profit and loss account in FVTOCI case. It will form part of the cost of the asset. तो आपकी असेट 410 रुपया में मेजर होगी ऑन 24 मार्च। 31 मार्च को मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस हुआ सेम 490। अगर 31 मार्च को उसका मार्केट प्राइस 490 हुआ, इट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। हमको 490 पे मेजर करना पड़ेगा, एंड 80 रुपीज का जो प्रॉफिट आया, दिस प्रॉफिट विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वही वाला अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हम पिछले दिन आपको बता रहे थे कि ये P&L का सेकेंड पार्ट है, OCI बोलते हैं। दिस 80 रुपीज विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या डिस्टिंक्शन है दो बड़ा? FVTPL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हिट्स द P&L, ओनली पेमेंट फॉर असेट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द असेट। और उसके बाद जब ईयर एंड में फेयर वैल्यू मेजर करते हो तो डिफरेंस PL में जाता है। FVTOCI में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट, और ईयर एंड में जब आप उसको मेजर करते हो फेयर वैल्यू पे तो डिफरेंस OCI में जाता है। गॉट इट? अब अगर यही वाली असेट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की असेट हो तो एक तो मेरे को बोलना पड़ेगा ये इक्विटी शेयर नहीं है, मैं टाटा स्टील का इक्विटी शेयर बोलूंगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, दैट विल बी रॉन्ग। सो मान लीजिए अब मैं नाम चेंज करता हूं और अमाउंट को वही रखता हूं। मान लीजिए हम टाटा स्टील का डिबेंचर परचेज किए, डिबेंचर, आई बॉट ए डिबेंचर, अमाउंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम डिबेंचर परचेज किए, 12% डिबेंचर है,
फेस वैल्यू 1000 है, मार्केट में 1000 में ही बिक्री हो रहा है और हम ब्रोकरेज दिए 40 रुपया और हम परचेज कर लिया अमोटाइज्ड कॉस्ट असेट। अमोटाइज्ड कॉस्ट असेट में जो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पेमेंट करेंगे दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट। हम असेट को, ये अमोटाइज्ड कॉस्ट की असेट है, हम असेट को कितने में डेबिट करेंगे, कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 1040 में। सो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ कौन सी असेट में पीएल में गया, ओनली एफईटी पीएल असेट में। एफईटी ओसीआई और अमोटाइज्ड कॉस्ट में इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट। ओके, एंड अब ये जो असेट 1040 आ गया, ये असेट फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं होगा बिकॉज दिस विल बी मेजर्ड एट अमोटाइज्ड कॉस्ट। और अमोटाइज्ड कॉस्ट क्या होता है, अमोटाइज्ड कॉस्ट क्या होता है, ये थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में आएगा। डिफरेंट स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कॉस्ट नहीं है, अमोटाइज्ड कॉस्ट है। हाउ टू फाइंड एट अमोटाइज्ड कॉस्ट, एग्जांपल लेकर के मुझे समझाना पड़ेगा। बट टुडे या एट दिस, ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। ओके, सो इस असेट को हम पहले बार में कितना में लिखे, एक बार क्लोज करने के लिए बताओ। इस डिबेंचर को कितने में लिखे, 1040 रुपया में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर्म्ड, बोलिए, पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट। एंड ये फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं होगा, ये अमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होगा, जो हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। नाउ लेट मी कम बैक टू ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में व्हेन यू बाई एनी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी बॉन्ड, आप कुछ भी खरीदो, T+2 का सेटलमेंट सिस्टम है। सो से यू बॉट समथिंग ऑन मंडे, it will get settled on Wednesday. So say Monday is 4th of January, Wednesday is 6th of January. So Monday is your trade date, Wednesday is your settlement date. Now ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, उसको बताने के पहले एक चीज मुझे आपको बताना है कि एंटिटी के पास एक ऑप्शन है कि अगर एंटिटी चाहे तो वो ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम ऑप्ट कर सकती है और एंटिटी चाहे तो वो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम ऑप्ट कर सकती है अपने फिनेंशियल असेट के रिकॉर्डिंग के लिए। इट इज अप टू द इन्वेस्टर कि वो क्या डिसाइड करता है, इट इज अप टू द एंटिटी कि वो क्या डिसाइड करता है। अगर एंटिटी ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम, तो उस एंटिटी को जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा, यानी जिस दिन वो ट्रेड करेगा 4 जनवरी, उसी दिन उसको असेट लिख लेना पड़ेगा अपनी बुक्स में 4 जनवरी को, इफ आई एम फॉलोइंग ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम। और असेट अगर डेबिट कर देंगे, पेमेंट होगा 6 जनवरी को, बिकॉज सेटलमेंट एक्चुअली 6 जनवरी को होगा, तो आपको आज के दिन एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम सेज दैट एन असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेड डेट बट पेमेंट एनीवे विल हैपन ऑन सेटलमेंट डेट। तो आप असेट टू बैंक का एंट्री 4 जनवरी को नहीं लिख सकते, बिकॉज पेमेंट का एंट्री तो 6 जनवरी को ही लिखना पड़ेगा। तो 4 जनवरी को असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट लिखना पड़ेगा और 6 तारीख को लायबिलिटी टू बैंक लिखना पड़ेगा। सो द स्टोरी इज, मान लीजिए 4 जनवरी को मैंने ट्रेड किया, 6 जनवरी को सेटलमेंट हुआ, चार जनवरी को माई एंट्री विल बी फिनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट. This entry I'll do on 4th of January.
6th of January को my entry will be payable account debit to bank. But interesting thing is कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में जो फेयर वैल्यू का मूवमेंट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एफवीटीपीएल एंड एफवीटीओसीआई आइटम्स. इंड एस 109 बोलता है कि 4 और 6 के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू मूवमेंट होता है तो उसका प्रॉफिट लॉस का अकाउंटिंग भी 6 तारीख को करना होगा. सो इफ यू बॉट एन इन्वेस्टमेंट, से एफवीटीपीएल इन्वेस्टमेंट at 400 rupees on 4th January and say there is no transaction cost, जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह नहीं है, मान लीजिए एक बार के लिए, तो आप ये एंट्री 400 रुपया का कर दिए, 6 तारीख को पेमेंट भी 400 रुपया कर दिए. अब 4 से 6 के बीच में प्राइस उसका मूव होकर के हो गया 472, 472. तो जो 72 रुपीज का प्राइस मूवमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा फॉर दोस 2 days ओनली. सरप्राइजिंग बट ट्रू. असेट टू P&L 72 रुपीज 6 तारीख को लिखना होगा. यू टू इंक्रीज योर असेट एंड यू टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. अगर वो OCI इन्वेस्टमेंट है तो असेट अकाउंट डेबिट टू OCI लिखना पड़ेगा. यू हैव टू मेजर the FVTPL and FVTOCI investments at fair value on settlement date. Got it? अभी हम सिर्फ ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now one more interesting thing. अगर 4 जनवरी और 6 जनवरी के बीच में ईयर एंड आ गया, say 5th January is the end of the year, say that is your reporting date. तो 5th जनवरी क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, तो एंड ऑफ द ईयर में जो फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग करना पड़ता है वो करना ही पड़ेगा. मीन्स 4 से 5 का मूवमेंट का अकाउंटिंग करो, फिर 5 से 6 का मूवमेंट का भी अकाउंटिंग करो. सो लेट मी टेक अ कंप्लीट एग्जांपल हियर. से 28th March को I bought something at 400. 31st March is the year end. उस दिन का मार्केट प्राइस इज 430 एंड 2nd of May इज सेटलमेंट. बीच में कुछ सैटरडे संडे वगैरह पड़ गया मान लीजिए. द सेटलमेंट इज 2nd of May एंड ऑन 2nd of May द मार्केट प्राइस इज 464. And say this is an FVTPL item. अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा तो वो PL में जाएगा. इन दिस एग्जांपल से देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. 400 से 430 के बीच का, पहले तो असेट को 400 में लिख लिए, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. फिर असेट को 400 को 430 कर दिए, क्या एंट्री मार के, असेट टू P&L. फिर उस 430 को 464 कर दिए, 34 का और प्रॉफिट लिख दिए, असेट टू P&L. 30 रुपया का प्रॉफिट पिछले साल में रिकॉर्ड हुआ, 34 रुपीज का प्रॉफिट अगले साल में रिकॉर्ड हुआ, और लास्ट में जो लाइबिलिटी बचा हुआ था 400 का, वो लाइबिलिटी टू बैंक करके पेमेंट कर दिए. सो द इंटरेस्टिंग फेयर वैल्यू मूवमेंट का स्टोरी आता है जब आप ईयर एंड के आसपास परचेज करते हो और नेक्स्ट ईयर में उसका सेटलमेंट होता है. तो ट्रेड डेट से ईयर एंड डेट के बीच में एक बार फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग करो, ईयर एंड डेट से सेटलमेंट डेट के बीच में फिर एक बार और करो, उसके बाद फिर अगला साल का जब ईयर एंड आएगा तब करना पड़ेगा. क्लोज. FVTPL होने से फेयर वैल्यू मूवमेंट गोज टू P&L, FVTOCI होने से फेयर वैल्यू मूवमेंट गोज टू OCI. अमोटाइज्ड कॉस्ट का फेयर वैल्यू में मेजरमेंट होता नहीं है, तो अमोटाइज्ड कॉस्ट असेट को फेयर वैल्यू में लिखने की जरूरत, माने फेयर वैल्यू उसका मेजर करने की जरूरत नहीं है. रिवीजन हो रहा है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट FVTPL के केस में PL में जाता है, FVTOCI और अमोटाइज्ड कॉस्ट के केसेस में कॉस्ट का
पार्ट बनता है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली एसेट हमेशा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होती है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे निकाला जाता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई का एग्जाम्पल इस क्लास में मैंने आपको दे दिया।